स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस डेली न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। विदेशी पैसे से जुड़े नियमों में सरकार का बड़ा फेरबदल। अब विदेश से एक साल में 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक ले सकेंगे भारतीय। पैसे भेजने वाले की जानकारी देने का नियम भी किया गया खत्म। पुर्तगाल के लिस्बन में चल रही ओशन कॉन्फ्रेंस खत्म। लिस्बन डिक्लेरेशन के जरिए महासागरों को बचाने की पेशकश। SDG 14 को किया गया टारगेट। और उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका की बड़ी कवायद शुरू। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सैन्य गुट बनाने की तैयारी। उत्तर कोरिया ने कहा, बड़े अंजाम भुगतने को तैयार रहे अमेरिका। चलिए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्रालय ने 2011 के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स में बदलाव किए हैं। नियमों के मुताबिक अब भारत के लोग विदेशों में रह रहे उनके रिलेटिव्स से एक साल में 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अभी तक ये लिमिट 1 लाख रुपए तक ही थी। 10 लाख रुपए से कम की स्थिति में सरकार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा के अमाउंट के मामले में सरकार को 90 दिनों के भीतर इन्फॉर्म करना होगा। ये टाइम लिमिट अभी तक 30 दिन ही थी। नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई फंड लेता है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। किसी भी व्यक्ति या संगठन या फिर NGO को इसके लिए गृह मंत्रालय को उस बैंक की डिटेल्स देनी जरूरी है जिसका इस्तेमाल वो विदेशी फंड को रिसीव करने के लिए करेगा। इसके लिए अभी तक 15 दिन की टाइम लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। इन सब के अलावा केंद्र ने अब डोनर, रिसीव्ड अमाउंट आदि के संबंध में जानकारी देने के अभी तक के नियम को भी खत्म कर दिया है। एक बात यहां समझना जरूरी है कि सरकार ने नियमों में बदलाव सोने पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी के फैसले के तुरंत बाद किए हैं। दोनों फैसले फंड्स के आउटफ्लो को कम करने और रेमिटेंसेस को बढ़ाने के मकसद से लिए गए हैं। वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व और रुपए पर जिस तरह का दबाव है, इन फैसलों से उनमें कुछ सुधार की उम्मीद है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़े फैसले से विदेशों से आने वाले रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। परीक्षा के लिहाज से एनवायरमेंट सेक्शन से इस समय 2 अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर ओशन कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है, जिसका जिक्र हम 29 जून के बुलेटिन में कर चुके हैं। ओशन कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन 198 देशों ने लिस्बन डिक्लेरेशन ऑन ओशन कंजर्वेशन पर दस्तखत किए हैं। इस डिक्लेरेशन को आर ओशन आर फ्यूचर आर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम दिया गया है। घोषणा के तहत महासागरों को बचाने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर जोर देने की बात शामिल की गई है। डिक्लेरेशन का पूरा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 पर है, जो लाइफ बिलो वाटर की थीम से जुड़ा है। दूसरी खबर IPBES से जुड़ी है। इन दोनों जर्मनी के बॉन शहर में IPBES का नवा सेशन चल रहा है। इस बैठक में 140 देश शिरकत कर रहे हैं, जो 2 नई रिपोर्ट्स पर विचार करेंगे। एक है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज और दूसरी है वैल्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ नेचर। इससे पहले IPBES की आखिरी बैठक 2019 में हुई थी, जिसमें ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज लॉन्च हुई थी। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के लाखों प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज के विलुप्त होने को लेकर अलर्ट किया गया था। IPBES का पूरा नाम है इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। यह एक इंडिपेंडेंट और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसकी स्थापना 2012 में पनामा सिटी में 94 देशों ने मिलकर की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। आपको बता दें कि IPBES यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, लेकिन इसके गठन में संयुक्त राष्ट्र की ही बड़ी भूमिका है। दरअसल 2010 में बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज पर एक बैठक हुई थी, जिसमें बुसान आउटकम डॉक्यूमेंट पर सहमति बनी। इस बैठक में ही IPBES के गठन का विचार किया गया। बुसान आउटकम के बेसिस पर ही जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से एक बैठक करने की मांग की थी, जिसके बाद 2012 में
IPBES का गठन किया गया। अभी UNEP IPBES के लिए सेक्रेटरिएट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन के लिए साइंस पॉलिसी पर काम करने में IPBES की मुख्य भूमिका है। चीन और उसके साथी देशों को काउंटर करने के लिए अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड और मालाबार सैन्य युद्धाभ्यास के जरिए चीन को पहले से ही काउंटर करने की कोशिश जारी है। पिछले ही साल एक और गुट बनाया गया था, ऑकस। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका शामिल हैं। लेकिन अमेरिका अब उत्तर कोरिया को भी टारगेट कर रहा है। नाटो की बैठक के साथ ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर ट्राइलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन पर बात की। उत्तर कोरिया ने इस बैठक के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों को चेतावनी जारी कर दी है। इस मिलिट्री कोऑपरेशन पर अमेरिका का कहना है कि यह गुट उत्तर कोरिया पर हमले का इरादा नहीं रखता। हालांकि जिस तरह उत्तर कोरिया पिछले कुछ समय से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कोरिया प्रायद्वीप की सुरक्षा खतरे में है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के फिर से परमाणु परीक्षण करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि काउंटर चाइना पॉलिसी के तहत कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में एक बड़ी पहल की थी। अमेरिका ने पिछले दिनों अपने साथी देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान के साथ मिलकर पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक लॉन्च किया। प्रशांत क्षेत्र में आने वाले छोटे द्वीपीय देशों के साथ आपसी सहयोग मजबूत करने के इरादे से इस ग्रुप को शुरू किया गया है। 5 देशों का यह ग्रुप इन आइलैंड्स नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस करेगा। गौरतलब है कि पैसिफिक ओशियन के कुछ द्वीपों में भी चीन का काफी दबदबा है। चीन ने इसी साल अप्रैल में सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया। इस पैक्ट के बाद चीन को दक्षिण प्रशांत में एक सैन्य अड्डा बनाने का मौका मिला है। बड़ी बात यह है कि यह सैन्य अड्डा पैसिफिक ओशियन में अमेरिका की आइलैंड टेरिटरी गुआम के काफी नजदीक है। एक समुदाय विशेष पर की गई टिप्पणी पर अब कानूनी विवाद भी तूल पकड़ रहा है। दरअसल इस केस में जिस महिला को दोषी माना जा रहा है, उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन सभी मामलों को किसी एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओरल रिमार्क कर याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के ओरल रिमार्क की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है, जिसे जजेस ने कोर्ट की डिग्निटी पर हमला माना है। हमें इस पूरे मामले में प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को समझना होगा, लिहाजा हमारे लिए कुछ प्रोविजंस को जानना जरूरी है। आर्टिकल 20(2) के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और न ही सजा दी जा सकती है। इससे समझ आता है कि एक से ज्यादा अदालतों में चल रहे मामलों को एक जगह क्लब कराने की मांग कहीं न कहीं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 20(2) के प्रोविजन को कानूनी भाषा में राइट अगेंस्ट डबल जेओपार्डी कहते हैं। इसके तहत एक ही मामले में अलग अलग जगह ट्रायल नहीं होनी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अर्णब गोस्वामी बनाम भारत संघ मामले में कहा कि अलग अलग जगहों पर सेम FIR फाइल होना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसी तरह 2001 के TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ही मामले में दूसरी FIR नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि एक जैसे मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। आर्टिकल 139A के क्लॉज 1 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे केसेस में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को अपने पास मंगा सकता है। इसी तरह क्लॉज 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वह किसी केस या अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 25 भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट किसी सूट, अपील या प्रोसीडिंग्स को अलग अलग हाई कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स में से एक हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन के साथ ही इस बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्न आपको हम देंगे। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग उच्च न्यायालयों में चल रहे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय अपने पास अंतरित कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा है, सिविल कोर्ट में चल रहे इस तरह के मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो।
दूसरा सवाल है, अनुच्छेद 20 से जुड़े मौलिक अधिकारों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।